अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल दुबई में इजलास जो हुआ उसमें यह फैसला किया गया था कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी। आज भी एक इजलास मुतवक्के है। अब देखना यह है कि उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का उस पर क्या रद्द अमल होगा। इस समय दीगर खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दुबई के इजलास की क्या खबरें हैं? देखिए, एक बिल्कुल हासिल इजलास हुआ दुबई में और बहुत सारे रहनुमा वहां गए। जरदारी साहब ने उनको तलब किया। रहमान मलिक साहब भी थे, तो शहरी रहमान भी थी, तो यूसुफ रजा गिलानी भी थे, तो राजा परवेज अशरफ भी थे, तो वहां पे मेरे ख्याल से खैरा साहब भी थे। तो सारा का सारा टब्बर जो है वो सरकारी खर्चे पे चला गया वहां पे। और जाहिर है कि आवाम के पैसे तो वहां जाके बैठा रहा, लेकिन एक तो टाइमिंग गलत थी कि वहां पे शेख मोहम्मद जो है दुबई के हुक्मरान के साहबजादे के इंतकाल के बाद 3 रोजा शोक था। दूसरी बात ये हुई कि जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो ये था कि साईं कायम अली शाह को तो दम कर दिया था पीछे, उनको तो एयरपोर्ट से शायद भेज दिया था कि उनको नहीं दुबई आना। और वजह ये थी कि जरदारी साहब ने कहा था कि भाई ये डॉक्टर आसिम हुसैन को जो गिरफ्तार किया है, आप इस मसले को रेंजर्स के सामने और दूसरे अदालतों के सामने उठाएं सही तरह। इन्होंने कायम अली शाह साहब ने जब उठाया इस मसले को और रेंजर्स के सामने, तो रेंजर्स ने सबूत दिखा दिए। जब सबूत दिखाए तो आगे से कायम अली शाह साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल सही सबूत है और आप इस कार्रवाई को जारी रखें। उसके ऊपर जरदारी साहब जो है वो तब गए कि यार अबटे साईं तुझे इसलिए बिठाया मैंने इतने अरसे, तू 5 से 8 साल से तुझे मैंने इस दिन के लिए बिठाया, तो आसिम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए नहीं शोर कर सका और नहीं लड़ सका, तो कल को बाकी और मैं और बाकी जो कायदीन है उनका भी नंबर लगने वाला है, तो तू फिर क्या करेगा? तो बहरहाल वहां पे इसलिए कायम अली शाह साहब को बुलाया नहीं गया। अब ये सारे के सारा जो टब्बर था, ये टब्बर चला गया दुबई और पूरे के पूरे बेशुमार लोग, जिसमें कई लोग जो है वो उनके ऊपर नैब की कार्रवाइयां खुल चुकी हैं, उनके वारंट निकलने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, ये सारे वहां चले गए। और वहां पर ये इब्तिदाई तौर पर जरदारी साहब का ये था कि कायम अली शाह को हटा दिया जाए, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि जिनको ना हटाया जाए, इनको रखा जाए, क्योंकि तासुर ये जाएगा कि हम डर गए, तो अब कायम अली शाह की जगह पे रहेंगे। तो दूसरी डेवलपमेंट की जो इतला आ रही है वो ये कि बाबर रहमान साहब इंतहाई मोहतरम हमारे, उनकी मुलाकात हुई जरदारी साहब से और उनकी गिली चिकने खत्म हो गई। तो बाबर रहमान साहब इज बैक और जाहिर एक लॉयर भी है, पीपल्स यानी लॉयर से मरद वकील है और पीपल्स पार्टी के वो सेनेटर भी हैं, तो उनको दोबारा ऑन बोर्ड ले लिया गया कि भैया वापस आ जाएं और पार्टी के मामला और ये सुप्रीम कोर्ट और आने वाले दिनों में आपको पता है ना मुकदमे और तारीखें वारीखें तो लगने वाली हैं काफी। तो अब डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ, वहां से फैसला जो आ रहा है वो बड़ा अजीब आ रहा है कि गिरफ्तारियां नहीं होने दी जाएंगी, यानी गिरफ्तारियां आइंदा नहीं होने दी जाएंगी। अब इसका मतलब मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर नैब पकड़ती है या रेंजर्स पकड़ती है या FIA पकड़ती है तो गिरफ्तारियां कैसे रोकेंगे? यानी क्या पुलिस गिरफ्तारियां रोकेगी, रेंजर्स से लड़ेगी पुलिस? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रेंजर्स के अख्तियारात जो खत्म करने की बात थी वो भी जबरदस्त हो गई। वो सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा क्यों मरवाएंगे जी हमें, ये तो इन्होंने कहा सब बिल ले आते हैं असेंबली में, बिल कैसे आएगा? तो वो भी जबरदस्त हो गया मामला। तो कुछ भी एक्चुअली हुआ नहीं, सिर्फ हुआ ये कि हम एहतजाज करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हम ईद के बाद जो है वो अभी पहले 1 बकरे की कुर्बानी सदके की देते हैं, ईद के बाद हम 2 कर देंगे, इस तरह की बातें गोल मोल करके। और ये जो बात थी ना कि गिरफ्तारियां नहीं दी जाएंगी, अब इसका ये मैसेज भी है कि भाई इधर उधर भाग जाओ, यानी देखे ना गिरफ्तारियां, यानी इधर उधर भाग जाओ, गिरफ्तारियां ना देने से ये भी समझा जा सकता है। तो ये बेमकसद सा इजलास था और मेरा ख्याल है कि वो जो कल खबर चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ वहां गए हैं दुबई, तो शायद उनकी मुलाकात होगी, मियां नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। जी बिल्कुल। और वो गए थे शेख मोहम्मद के साहबजादे की ताज़ियत के लिए, वापस आ गए हैं। और अब कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ से, और ये मुलाकात जो है ये 1-on-1 नहीं है बल्कि इसमें बाकी अहम शख्सियात भी शरीक है। DG ISI भी बैठ रहे हैं, DG MO भी बैठ रहे हैं, इसमें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बैठ रहे हैं, इसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, इसमें इसाक डार भी हैं, और इसमें वो मामला तय होंगे क्योंकि मियां नवाज शरीफ उसके बाद फिर निकल जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए बरास्ता लंदन, और आर्मी चीफ भी अभी कुछ दिनों में निकल जाएंगे बरतानिया। तो वो जो एक ग्लोबल और रीजनल मामलात हैं उसके ऊपर कल कोशिश होगी कि अस्करी और सिविलियन क़यादत एक पेज पे आ जाए, लेकिन वहां जो
पीपल्स पार्टी फंस गई है बहुत बुरी तरह से, और ये इजलास पे इजलास और फिर ईंटें, और फिर बिलावल वापस आए, और फिर ये रहनुमा गए, और फिर ये वापस आए, और फिर गए और आए, और ये पिछले 4 महीने से पीपल्स पार्टी फंसी हुई उस गिरदाव में, और अब मजीद कंफ्यूज होके ये सारे रहनुमा पाकिस्तान लौट रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि सिंध में आने वाले दिनों में जो नैब की केसेस खुलने जा रहे हैं उनका क्या होगा, और जो वारंट्स निकलेंगे उनका क्या होगा। तो इस तरह से मुकम्मल सरेंडर हो गया है पीपल्स पार्टी का। ठीक है डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन नैब ने भी तो कहा है कि किसी सियासी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा, और 150 की तकरीबन उन्होंने फहरिस्तें भी निकाल ली हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, कार्रवाइयां की जाएंगी, बिला तफरीक की जाएंगी। तो अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जारियाना पॉलिसी अपनाए हुए है वो उसको इस वक्त इस सूरत हाल में सूट करती है? देखें, ये जो चेयरमैन नैब है और नैब का अदारा, मैं तो कल बात ही कर रहा था, इसको तहलील कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल गा कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगी, कर दिया जाएगा, मतलब ये गा ये गी से आगे निकल नहीं रहे। इनको जीएसक्यू बुला के इनको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई थी, और इनसे कहा गया था कि आप जरा अपने मुकमोगा के तहत जो आप आए हैं, आप जरा उससे निकलें, उस फेज से निकलें, और आप कोई बात करें जी, आप कोई इकदाम उठाएं। लेकिन बदकिस्मती से वो, मुझे लगता है कि अभी तक नैब शायद वो गा गेगी से निकली नहीं आगे। ये इनको ये कहना चाहिए कि हमने कर लिया, ये हमने रिकवरीज कर ली, इतने लोग गिरफ्तार कर लिए, इतनी तफ्तीश हमने शुरू की, ये गा गेगी चल रहा है पिछले कई सालों से। अब मसला ये कि आज उन्होंने 300 की लिस्ट निकाली, और इसमें और मजीद शख्सियात आ गई हैं, ब्यूरोक्रेट भी आ गए हैं, इसमें वकील करीम डैडी साहब का नाम भी आ गया है, तौकीर सादिक भी आ गया। मैं काफी दिनों से कह रहा था स्टॉक ब्रोकर के नाम आने वाले हैं। अब स्टील मिल का खुल गया 26 अरब का घपला, रियाज लाल जी, अब पकड़े ना रियाज लाल जी को, आप रियाज लाल जी को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन शुरू करें ना। आप ये जो देखिए मामला से, अब आज एक नया पंडोरा खुल गया। अब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बाहर, और नैब ने आज तहकीकात शुरू कर दी है नंदीपुर पे, मेट्रो बस से भी तहकीकात शुरू कर दी है नैब ने, और नैब ने शुरू कर दी है एलआईजी दरामद यानी खान अब्बासी, वो भी केस आज खुल गए हैं नैब के। तो मसला ये है कि अब ये कब तफ्तीश करेंगे, इनको फौरी तौर पे, जो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि वो तमाम शख्सियात जो सिंध में बैठी हैं, जो मरकज में बैठी हैं, जो पंजाब में बैठी हैं, केपी में बैठी हैं, उनको चाहिए कि वॉलंटरी तौर पे वो जो है वो अपने उहदों से हट जाएं, ताकि वो इन्फ्लुएंस न डाल सके, और वो सूरत ना बने। शहजाद सादिक साहब जो हैं, जो कि स्पीकर कौमी असेंबली थे, वो उस वक्त नैब चेयरमैन को कह रहे थे कि खबरदार अगर तुमने तहकीकात शुरू की तो तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कमर जमान चौधरी साहब को आहिस्ता आहिस्ता अब निकल जाना चाहिए उस फेज से, उस खौफ से, उस खतरे से, और जब ये करेंगे, अभी तो गे कर रहे हैं ना ये, अभी जब शुरू होगा, तफ्तीश शुरू होगी और गिरफ्तारियां होंगी और बुलाया जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल से कौम को जरा अंदाजा होगा कि एहतसाब हो रहा है। अभी तक जो है ना ये रोज रोज जो बयान देने का शौक आ गया ना कमर जमान चौधरी साहब को, इससे भी लोग अब इंतजार होने लगे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें और अपने आप को बड़ा पारसा साबित करना, मेरे ख्याल से कुछ दिन ये खामोश हो और फिर गिरफ्तारियां शुरू करें, तफ्तीश शुरू करें, बुला के पैसा निकलवाएं और प्ली बार्गेन का खत्म करवाएं, प्ली बार्गेन की उसके बाद फिर लोगों का इनके ऊपर एतमाद बहाल होगा कि इस मुल्क में एहतसाब, जजा, सजा का कोई सिलसिला है। तो नैब को पहले तो लगी थी, जैसे मैंने पहले कहा, उनको ड्रिप लगी थी ग्लूकोज की, अब मेरा ख्याल से उनको 200 सीसी का जो इंजेक्शन होता है बड़ा, उसके लिए किसी वेटरनरी डॉक्टर की भी खिदमत हासिल की जा सकती है, उसकी जरूरत है। बड़ा 200 सीसी का एक इंजेक्शन इनको लगाया जाए नैब के ऑफिसर्स को, और इनसे कहा जाए कि भाई जल्दी करो और ये जितने माशी दहशत गर्द इनको पकड़ो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन नैब ने एक और बात ये की थी कि अभी चूंकि नैब में 4 अफसरों को मुअत्तल किया गया था, इससे पहले हटाया गया था, और उसकी वजह से खला आ गया था और कारकर्दगी मुतासर हो गई थी। अब हम 0 टॉलरेंस पर कारकर्दगी करेंगे। तो एक तरह से तो उन्होंने ये बात वाजे करने की कोशिश नहीं की थी, ये पुराने जो चेयरमैन थे उनकी वजह से ये होता रहा है। नहीं तो पुराने चेयरमैन कौन थे? वो जिन्होंने पुराने चेयरमैन को लगाया था फसी बुखारी को, उनके फसी बुखारी में भी इंटेरोगेशन शुरू हो रही है ना जी। 3 साबिक एफबीआर चेयरमैन आ रहे हैं इसकी जद में, यानी मुशर्रफ दौर के 3 एफबीआर चेयरमैन, और उन्होंने गैर मुल्की कंपनी को ठेका दिया था, 100 अरब रुपए का घपला है उसमें, 100 अरब रुपए का जी। तो अब मसला ये है कि फसी बुखारी साहब को किसने लगाया था? जिन लोगों ने फसी बुखारी को लगाया था उन्हीं लोगों ने कमर जमान चौधरी को लगाया था। तो ये खला जो पैदा हुई है वो तो वही उसी सिस्टम का मसला है ना, वही सिस्टम चल रहा है अभी तक।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये कमर जमर चौधरी साहब फिर उसमें कर दिया जाएगा, करेंगे, वो करे ना, मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो सिंध की जमीनें हैं, ये जो 2010 से कैंसिल हुई ये जमीनें, तो जरा बताएं ना उन जमीनों, वो किन की जमीनें है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी कहाँ गई, ये बड़े बड़े जो अलॉटमेंट्स हुई और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनी, इनका पैसा किधर गया? ये उनका जो लैंड, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, उनका ताजिक खोकर के साथ और ये खोकर बरादरान के साथ जिनको पकड़ा है परसों रेंजर्स ने, बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है, इनके साथ क्या लिंक बनता है? तो ये जब बड़ी जगह बड़ी बड़ी शख्सियात, इनके ऊपर जब तक हाथ नहीं पड़ेगा और ये अंदर नहीं जाएंगे और इनकी तफ्तीश शुरू नहीं होगी, कितना टैक्स दिया, ये जमीनों पे कब्जे कैसे हुए, कितनी जाने गई, कितने गांव गए, किस तरह ब्लैकमेल किया गया, किस तरह पावर पॉलिटिक्स में ये स्टॉक ब्रोकर्स और लैंड ग्रैबर्स आ गए, किस तरह इन्होंने हुकूमतें गिराई और बनाई। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अक्रॉस द बोर्ड, और ये अब कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो जो पकड़े हुए थे लोग, ये जिन वो भी तोते की तरह बोल रहे हैं, तो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से चेयरमैन नैब कुछ करें, अपना टीवी पे और प्रेस डिपार्टमेंट से हट के कुछ काम करके दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि बंदा काम कर रहा है कोई। अब रॉयल पाम है, रॉयल पाम का केस भी खुल गया, वो 4000 एकड़ रेलवे राजी का केस भी खुल गया, मुशर्रफ के केसेस हैं जी। तो सारे के सारे आप उनको पकड़े। इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखिए ना, पड़ा हुआ नैब के अंदर केस 10 अरब से स्टार्ट हुआ था और 120 अरब पे पहुंच गया है। कहाँ 10 अरब और कहाँ 120 अरब? तो ये किस लिए नैब, ये किस लिए यानी नैब तफ्तीश कर रही है कि 10 अरब से 120 अरब कैसे हुआ? भाई पकड़े उन लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि अब ये प्रेशर में आ रहे हैं, चेयरमैन नैब साहब भी खुद महसूस कर रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा आ रहा है, और जो भी इन्होंने कमिटमेंट की थी, जो भी लोग इनको लेकर आए थे, जाहिर उनका एहसान चुकाना था इन्होंने, लेकिन अब एहसान चुकाने के काबिल नहीं रहे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो ये खुद अंदर चले जाएंगे, इनको ये भी पता है। तो इनको मेरे ख्याल से करना पड़ेगा चेयरमैन साहब को, इनका अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत साफ नहीं है। ठीक। डॉक्टर साहब, एमकेएम की राब्ता कमेटी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आई है अभी? एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई है जी एमकेएम राब्ता कमेटी की तरफ से जी, और वो स्टेटमेंट जो है वो मेरे ख्याल से खुद ही तशरीह करेंगे तो बेहतर है। मतलब वो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया जाते थे एमकेएम के लोग, वो हमारी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो इसका मतलब है कि लोग जाते थे, तो भाई आप तो एमकेएम तो बहुत जबरदस्त पार्टी डिसिप्लिन रखती है। एमकेएम की तो खूबी यही है कि वो पार्टी डिसिप्लिन में, यानी कई लोग जाते रहे आते रहे, आपको पता ही नहीं चला, और फिर आपकी मरकजी क्यादत उनसे बातचीत करती थी, वो भी आपको पता नहीं चला। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की प्रेस स्टेटमेंट आई है राब्ता कमेटी में। मैं भी इसमें तहकीकात कर रहा हूँ कि 2 नंबर कोई दूसरा ग्रुप तो नहीं है एमकेएम की में वजूद पा गया जो ये इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की प्रेस स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन ये तो इतना भी जुर्म है ना इस तरह से, इसलिए हमें पता ही नहीं था ये कुछ लोग थे। इसका मतलब है वाकई कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी भी नहीं थी। तो फिर वो कैसे आपके मरकजी क्यादत के साथ रास्ते में थे, और फंडिंग कैसे होती है, साल होती रही। तो खुद एमकेएम के दोस्त मेरे ख्याल से वजाहत करेंगे प्रेस रिलीज की। मैं उस प्रेस रिलीज को बिल्कुल समझ नहीं पाया, और मेरे ख्याल से वो शायद रहनुमा जो है जिन्होंने जारी की है, वो खुद भी शायद उसको बहुत ज्यादा डिफेंड न कर सकें। ठीक। डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी बहुत हुकूमत पर शदीद तनकीद तो खैर वो करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी स्कैंडल्स हैं, मेगा करप्शन स्कैंडल्स, वो खुद करप्शन के वो बेनकाब करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है बाकायदा। देखिए, इमरान खान साहब ऐलान करने के बड़े जबरदस्त हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनके हिसाब मसला ये है कि उनकी पार्टी में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते जा रहे हैं, दूसरे दरवाजे से निकलते जा रहे हैं। अब ताजा तरीन जो तलवार गिरी है सर पे, वो हमारे आजम सवाती साहब के सर पे गिरी है, और आजम सवाती साहब को निकाला जा रहा है तहरीक इंसाफ से। और अभी जो आए थे बेचारे, अभी तो ये आए थे वहां से चंद ही साल या चंद माह पहले, मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ छोड़ के उनकी पार्टी के सेनेटर थे, फिर रिजाइन कर गए थे। एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था उनका मामला खड़ा हुआ था, लेकिन वो बड़े अच्छे नफीस आदमी थे, उनकी इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी रिपोर्ट आई कि आज उनको निकाल दिया जाए, फैसला कर लिया कि उनको निकाल दिया जाएगा। तो मसला ये है कि बहुत सारे लोग और भी ऐसे हैं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ तहरीक इंसाफ की क्यादत से, कि भाई आप उनको लेते तो है बड़े ताम झाम के साथ बिठा के, एक विकेट गिर गई और एक आदमी आ गया, मगर जरा माजी चेक कर लिया करें। ऐसा ना हो कि कल को पता चला उसकी जाली डिग्री थी, वो फ्रॉडिया था, वो सही नहीं था, फिर आपकी एक एम्बेरसिंग सूरत क्रिएट हो जाए, फिर आपको निकालना पड़े उस बंदे को। तो अब मसला ये है कि वो लेकिन ये जो पंजाब का मसला है, पंजाब की जो सीटों का इलेक्शन हो रहा है, देखिए इसको ये मैटर नहीं कर रहा। ये बात हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को
ये मियां नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को ये सीट मैटर नहीं कर रही ओवरऑल। इस वक्त मुल्क किसी और जगह पे खड़ा है। इस वक्त मामला ये है कि मोदी के साथ किस तरह बात आपने करनी है अक़वाम मुत्तहिदा में। आरबीजी की स्पीच क्या होगी लंदन में, जो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर स्पीच उनकी होने जा रही है। आप अफगानिस्तान का मसला किस तरह उठा रहे हैं, अब ऑपरेशन करते हैं। अब उसमें ये जो एक सीट है ये एक सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट हो सकती है कि उसमें या सादिक जीत जाए या सादिक फारिग हो जाए या उधर से अलीम खान आ जाए या ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन ये जो लार्जर पिक्चर है मुल्क की उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है उसमें ये इमरान भी शायद इस बात को रियलाइज डेफिनेटली कर रहे होंगे कि उसके ऊपर रियलाइज करें। और मेगा करप्शन का जो मामला है, मेगा करप्शन में देखे ना मुशर्रफ दौर के कई लोग थे, ये शुगर स्कैंडल अब शहबाज शरीफ साहब अचानक जागे हैं, उन्होंने 4-5 शुगर मिलों को तहकीकात को हुक्म दे दिया, लेकिन उसमें इनकी अपनी शुगर मिल्स भी तो हैं और कई ऐसे शख्सियात की शुगर मिल्स हैं जो पीटीआई में चले गए और कई ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड नए उठाए ना शुगर स्कैंडल को, और कराची के स्टॉक ब्रोकर पे तो नाम आने शुरू हो गए। तो एक स्टॉक ब्रोकर साहब जो है उन्होंने जमीनों का भी काम शुरू कर दिया था, उनका तो नाम आ गया अखबार के अंदर। और फिर एक मीडिया ग्रुप जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने पहले एक को गिराया, फिर वो ग्रुप मिला, बाकी सबने मिलकर दूसरे बोल को गिरा दिया, अब सबने मिलकर तीसरे को गिरा दिया, 2 गालिबन और हैं। और ये इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि ये मीडिया अपना काम छोड़ के पावर पॉलिटिक्स में आ गया था। ये मालकान पावर पॉलिटिक्स, ये नहीं वो नहीं, हम बनाते हैं हम गिराते हैं रियासत को। ये स्टॉक ब्रोकर्स का, लैंड ग्रैबर्स का, मीडिया का काम नहीं है कि वो रियासत को बनाए, रियासत को गिराए, रियासत को की पॉलिसियां, खारिजा पॉलिसियां जो है वो डिफाइन करे, हुकूमतों को बनाए, हुकूमतों को गिराए। रियासत का तो नाम मैंने गलत दिया, हुकूमतों की बात है। रियासत तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि रियासत गिरे। हुकूमत की मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। तो बात यह है कि हुकूमतों को बनाने गिराने में स्टॉक ब्रोकर कहाँ से आ गए। तो ये अब रियासत क्योंकि ऑटो करेक्ट कर रही है अपने आप को, ये सारे पैनिकी हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को उनकी हालत में छोड़ के अमेरिका रवाना हो रहे हैं, और इसाक डार साहब पता नहीं साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे या पीछे बैठे रहेंगे। इसाक डार साहब की तो पूरी, देखिए इस सेटअप में इसाक डार साहब रहमान वाले के हैं, यानी इसाक डार साहब की पूरी कोशिश है कि एमक्यूएम ऑन बोर्ड आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि एक दफा एमक्यूएम गई हाथ से, और इसी तरह ऋषि साहब भी चाहते हैं कि एमक्यूएम रहे, बाकी लोग भी चाहते हैं पीटीआई रहे, एमक्यूएम रहे। उनको पता है कि अगर ये इस्तीफे मंजूर हो गए, 100 सीटें निकल गई, झगड़ा बढ़ गया, तो आगे जाके उनका काम तमाम हो जाएगा सबका, यानी सियासी तौर पे और करप्शन के इल्जाम के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज शुरू हुई है तहकीकात, LNG शायद खान अब्बासी के ऊपर शुरू हो गई है, ये सारी तहकीकात, नंदीपुर देखिए ना, फिर तहकीकात अब नैब आ गई नंदीपुर में, इससे पहले कमेटियां थी, आज नैब आ गई है। तो ये मामला तेजी के साथ आगे जा रहा है, और मेरा ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब अहम फैसले करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद बात कर लेंगे। पहले तो सिंध के वुज़रा सिर्फ नैब के खिलाफ हो गए थे, बयानबाजियां करते थे, और अब पंजाब में भी चूंकि जब कार्रवाइयां जो कि शुरू हुई हैं, तो अब पंजाब के वुज़रा की भी तनकीद सामने आती जा रही है नैब के लिए। इस हवाले से एक जुमला कह दूं कि मेट्रो बस के ऊपर भी नैब की तहकीकात शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज मुर्तजा भुट्टो साहब की भी 19वीं बरसी है, लेकिन अभी तक उनके कातिल भी नहीं पकड़े गए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाह रहा था कि ये राना मशहूद साहब ने भी आज बयान दिया गालिबन। जी बिल्कुल जी, राना मशहूद साहब ने बयान दिया, क्योंकि राना मशहूद साहब समेत 4-5 जो मजीद बड़ी शख्सियात हैं उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। राना मशहूद साहब का नाम आ गया है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर गालिबन इंक्वायरी शुरू होगी आने वाले दिनों में। ख्वाजा साद रफीक साहब के ऊपर पैरागॉन हाउसिंग के हवाले से मामला शुरू होंगे। शेख खान अब्बासी साहब नंदीपुर में फंस गए हैं, मेट्रो बस का मामला शुरू होगा तो उसके ऊपर उसमें देखते हैं कौन कौन सी शख्सियात आती हैं। इसाक डार साहब का मामला शुरू होगा। तो उधर पीपल्स पार्टी का तो तवील फहरिस्त है। यहाँ पे अब मुस्लिम नून की भी, यानी ना सिर्फ ये कि पिछली गवर्नमेंट की बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट के मामला भी खड़े होने वाले हैं। और मुर्तजा भुट्टो के हवाले से मैं बात करूं, मैं सॉरी आपका सवाल नहीं सुन पाया था। मुर्तजा भुट्टो की आज 19वीं बरसी है। जी बिल्कुल। और 1996 में मुर्तजा भुट्टो को आज के दिन
शहीद किया गया था और उन्हें शहीद किया गया था बिल्कुल उनकी रिहाइशगाह के बाहर और गोलियों से सनी कर दिया गया था। और वो जाहिर है कि अपनी वालदा के बहुत करीब थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दूसरा दौरे हुकूमत था और मुर्तजा भुट्टो जो है वो तकरीर करके आ रहे थे। वो तकरीर थी जो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत यानी अब्दुल्ला शाह जो कि सिंध के वजीर आला थे उनके खिलाफ बड़ी सख्त तकरीर की थी। उन्होंने तकरीर की थी जरदारी साहब के खिलाफ बड़ी शदीद तनकीद तकरीर थी उनकी। वो अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे और उसके बाद उनको बिल्कुल उनकी रिहाइशगाह से कुछ फासले पर यानी 70 किलोमीटर से कुछ फासले पे उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया और वो शहीद हो गए अपने साथियों के हमरा। और उसके बाद आज तक उसमें इस केस की इम्पोर्टेंस कानूनी हवाले से जो आज तक कोर्ट होती है वो ये है कि हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कहती है कि हम FIR इसलिए नहीं कटवा सकते जो कराची के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वापसी जो 18 तारीख को हुई थी तो FIR कटी थी, तो हम दोबारा FIR इसलिए नहीं कटवा सकते कि एक FIR पहले कट चुकी है जी। और इसी तरह से वो बेनजीर भुट्टो साहबा की दूसरी FIR उनकी अपनी शहादत की FIR नहीं कटवाते। 27 सितंबर की शहादत हुई मोहतरमा की दूसरी FIR कट चुकी है, लेकिन मुर्तजा भुट्टो केस में 2 FIR कटी थी जी। तो मुर्तजा भुट्टो का जो केस था उसमें 2 FIR कटी थी, एक हुकूमत ने कटवाई थी और एक उनकी अहलिया मुर्तजा भुट्टो ने कटवाई थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका कि उनकी हुकूमत आई और मुकम्मल ताकत के साथ आई, मुकम्मल ताकत के साथ। और 5 साल उन्होंने वजारत दाखिला, वजारत कानून, अंदर बाहर तमाम सिंध के अंदर उनके पास तफ्तीशी अदारे भी थे, लोग भी थे, वसाइल भी था, पैसा भी था, लेकिन वो अपनी इस हुकूमत से खुदाफिज कह के पैसा बना के निकल गए और ना उन्होंने ये पता चलाया कि मीर मुर्तजा भुट्टो को जिसने शहीद किया था। उंगलियां उठती रही तो इनको इनके लिए बड़ा जरूरी था कि ये मीर मुर्तजा भुट्टो की शहादत के जो इल्जाम झूठे ही लगे थे, अगर झूठे लगे थे तो उसकी तफ्तीश होती, वाज़ेह तफ्तीश होती और जिन लोगों ने शहीद किया था मीर मुर्तजा भुट्टो को उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता। लेकिन आज 19 साल बाद भी पीपल्स पार्टी मीर मुर्तजा भुट्टो का न उनके कातिलों को पकड़ सकी और ना ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिलों को पकड़ सकी। लेकिन अब चूंकि नाहिद खान साहिबा जी एक फरीक बन गई हैं तो आने वाले दिनों के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मामला छिड़ने वाला है। मुझे नहीं पता कि इसमें मुन्ना भुट्टो साहिबा या तो वो इस तमाम अरसे में पीपल्स पार्टी का जो दौर गुजरा या तो खौफ की सजा थी या बाकी मामला क्या थे इनमें मैं नहीं जानता, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा का मामला तो उठने वाला है दोबारा। उससे मार्च से पता नहीं 1 तारीख को बयान देते हैं कि नहीं देते, वीडियो लिंक रिकॉर्ड कराते हैं कि नहीं, लेकिन बेनजीर साहिबा का उठने वाला है। बहरहाल मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का मामला अगर हल करवा देती पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ा इल्जाम जो लगता रहा कि जी खुद इनकी हुकूमत में कत्ल हुआ है और किसने करवाया और कौन से लोग पीछे, तो शायद उससे जान छूट जाती। लेकिन अब 2 कत्ल ऐसे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत आई, मीर मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो साहिबा दोनों की के कत्ल ना सिर्फ ये कि कातिलों को पकड़ा नहीं गया बल्कि कातिलों को नवाज दिया गया। वो एक अलग कहानी है कि जो कातिल थे उनको दोनों के कातिल, चाहे वो कातिल हो बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिलों से मुराद ये कि गोली चलाने वाला है खुद हमलावर नहीं, यानी प्लानर्स, यानी वो लोग जो जिन्होंने जमीन धोई, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स उनकी भी तरक्की हो गई, जो भागे उनकी भी तरक्की हो गई, जो इसी तरह जो मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में मुलविस शख्सियात उस वक्त समझी जाती थी वो भी बड़ी बड़ी तरक्कियां पा गई। तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से स्टिग्मा है पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। और मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी जब अपनी तारीख लिखेगी या मुल्क की सियासत की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें मीर मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के कातिलों को बचाना पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत किस तरह वजाहत करेगी इस बात। ठीक, डॉक्टर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि जो मीर मुर्तजा भुट्टो के कातिल हैं उनको पकड़ा जाएगा, आज उनका बयान सामने आया है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनको तीसरी हुकूमत दे दी जाए तो फिर 5 साल और आएंगे, तो फिर 5 साल बाद वो मीर मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को पकड़ेंगे। इस 5 साल में तो उनको फुर्सत नहीं मिली गालिबन उनको और पीपल्स पार्टी की क़यादत को। इससे ज्यादा मैं क्या कमेंट दे सकता हूँ।
जी मगर डॉक्टर साहब, आप आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं नैब की कारकर्दगी के हवाले से भी? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि नैब के अभी जो नए चेयरमैन हैं वो इल्जाम लगा देते कि पुराने चेयरमैन नहीं कर सके, और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बस गिरफ्तारियां हो रही हैं, आगे छापे मारे जा रहे हैं। आगे क्या होता देख रहे हैं आप? एहतसाब तेज होगा, कोई मंतकी अंजाम तक जाएगा ये मामला? नहीं, ये देखिए मंतकी अंजाम तक तो ये पहुंचे नहीं ना चीजें। एक देखिए, मैंने दो तीन बातें मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम एमक्यूएम जो है उसको सियासी तन्हाई से निकलना पड़ेगा। वो एक हेडलेस, यानी उसके सरबराह कायद तो हैं मगर कायद की तस्वीरें गायब हो गई हैं, आवाज गायब हो गई है, उनको वो लोग उनको कार को देख नहीं पा रहे, उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सियासी तनाई से निकलना होगा। कुछ अर्से पहले वो कह रहे थे हमें दीवार से लगाया जा रहा है, अब उनको दीवार से हटना होगा। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से एक वो एक हिंदुओं का कुछ जोता बन गई कि बहुत सारे हेड्स हैं, एक दुबई में बैठा है, बाकी सारे ये सारे के सारे बाबर इवान अपनी जात में एक अंजुमन है, इत्तेजाज एहसन भी एक अंजुमन है, आपकी गिलानी साहब कहीं और हैं, शहरी रहमान साहबा कुछ और हैं। मतलब ये सारे के सारे, वो कहते हैं ना जिसके ऊपर पैर रखो वही तेरा एक नाम आता है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सारे के सारे फनकार हैं। अब ये वहां घूम फिर रहे हैं, तो खुदा जाने दुबई में क्या कर रहे हैं। अब इनको चाहिए था ये नहीं, पहली बात तो गए क्यों थे, और गए थे तो कोई पॉलिसी लेके नहीं गए थे, ये तो गए इसलिए थे कि रेंजर्स के खिलाफ बिल पेश होगा, और वापस ही आ रहे हैं, और आने से पहले फौज को खराजी तहसीन पेश करते हुए आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी गए थे। और नवाज शरीफ साहब आगे निकल रहे हैं लंबे दौरे पे, तो पीपल्स पार्टी भी एक तरह से बिल्कुल ठपाठूस होके वो सियासी तनाई में चली गई, और वो कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हालांकि दीवार नहीं है, पीछे गड्ढा है, ये बात को ज़हन में रखनी चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब जो है वो भी परेशान हाल वापस आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अगली एपेक्स कमेटी इसी तरह से पकड़ दकड़ होगी और तेज हो जाएगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की वो जो बात थी कि जी गिरफ्तारियां नहीं होने देंगे और ये नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल से मैसेज यही है कि भाई भाग जाओ, जो भाग सकता है वो भाग जाए, वरना ये कि हम आसिम को नहीं बचा सके तो बाकी तो भाड़ में जाए, सारे फांसी लगे, जो मरना है मरे। असल तो डॉक्टर आसिम हुसैन थे, तो बाकी पीपल्स पार्टी की क्या क्या लाइमल अख्तियार करती है वो पीपल्स पार्टी को सोचना है। असेंबली के तो बिल आते हैं, असेंबली में तो एमक्यू ने इस्तीफा दिया हुआ है, बिल खुद ही लाएंगे, बिल को खुद ही मंजूर करवाएंगे, और क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी ये मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होगा। पकड़ धकड़ का मामला तेजी के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना पावर इनकी देख ली, सबकी ताकत सामने आ गई कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ नहीं खड़ा। और नैब एक्टिव होगी, FIA एक्टिव होगी, रेंजर्स पहले एक्टिव। नैब को मेरा ख्याल है बयान देने बंद कर देने चाहिए। मैं तो कल भी मैंने बात की थी कि अदारा तहलील हो जाना चाहिए, इनको प्ली बार्गेन खत्म कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल बोगस अदारा है, और इसमें खुद करप्ट तरीन अफसरान बैठे हुए हैं, करप्ट तरीन अफराद मौजूद इस वक्त बैठे हैं कि नहीं बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 4-5 दिन तक तो बैठे हुए थे। तो ये क्या डील करेंगे? प्ली बार्गेन के आपने पावर दी हुई है कमर जमान चौधरी साहब को, तो मेरा ख्याल है कि ये तेजी के साथ आप ये कहेंगे हमने कर लिया, हमने फलां को पकड़ लिया, हमने तफ्तीश आज उसको जेर हिरासत ले लिया, ये गाग ये खत्म करें और काम आगे बढ़ाएं, और मेरा ख्याल है कि काम आगे बढ़ेगा। ये जो अफगानिस्तान का मामला है, बटपीर का कौम अभी तक शोक से नहीं निकली, और कल जैसे मैंने बताया था कि वो करजई बाकियात और NDS की जो बाकियात जो लगी हुई है वहाँ पे, अगर पाकिस्तान के पास सारे सबूत हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत इंटेलिजेंटली पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने बहुत तरीके के साथ सारे मामले को उससे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि खुल के बात करें, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, अफगान गवर्नमेंट से भी, और बाकी जो आलमी कुव्वतें उनसे भी, कि ये इल्जाम जो लगता रहा है कि पाकिस्तान की सरहद इस्तेमाल नहीं हो रही, पाकिस्तान की जमीन, हम भी तो कहते रहे ना हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, अब उनके सदार के तर्जुमान फरमा रहे हैं कि मतलब हुकूमत इन्वॉल्व नहीं हो। भाई आपकी सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है ना, अगर आपकी सरजमीन से कोई भी कर रहा है काम, कल को पाकिस्तान भी कहता था, पाकिस्तान भी तो कहता रहा है ना कि हमारी हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, हमारे अदारे इन्वॉल्व नहीं है, हमारी जमीन इस्तेमाल हो रही है। आज अफगान हुकूमत कह रही है हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है। जमीन आपकी इस्तेमाल हो रही है तो फिर आप अपनी जमीन को साफ करें, और आप अपनी जमीन को साफ नहीं कर सकते, जैसे हम नहीं कर सकते थे, तो कभी हमारे सर पे ड्रोन आके गिरते थे, कभी आप घुस आते थे। अगर आप अपनी जमीन को साफ नहीं कर सकते तो आपके सर पे भी ड्रोन गिरेंगे, या कोई दूसरी फोर्स आके आपकी जमीन को साफ कर देगी। तो बेहतर यही कि आप खुद अपनी जमीन को साफ करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज परवेज रशीद साहब ने भी ये कहा है कि आलमी बरादरी से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं कि आइंदा ये जो अब सिलसिला चल पड़ा है दहशतगर्दी के खिलाफ,
सारे ममालिक इस वक्त मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, तो ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, परवेज साहब तो उनका तो बयान आता है ना, मुझे नहीं पता कि टाइपराइटर इजाद ना होता और ये प्रेस रिलीज का लिखने का सिस्टम इजाद नहीं होता और ये टीवी प्राइवेट ना आते तो परवेज साहब किस तरह अपने दिल का हाल सुनाते। बात यह है कि परवेज साहब को ये समझना चाहिए कि एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी का टाइम आ गया। अब आपको खुल के बात करनी पड़ेगी कि आप कश्मीर, अब ये गुलैल और दलील से अगर निकला है वाकई इनका दिल जो है ये निकला है उससे, तो ये मेरा ख्याल है कि गुलैल और दलील वाली बात छोड़ के खुल के बात करें। और ये जो बातें है ना, यानी इमरान खान या बाकी, आप देखिए पीपल्स पार्टी के बारे में कैसे इनके मुंह से बात निकलती है, आराम से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, छन्ने काके हैं आप तो गुड्डू पप्पू हैं, आपने 10 अरब रुपया खा लिया कोई बात नहीं, वो भी साथ जमहूरियत जिंदा है ना, इनकी बातें सुना करें ना ले जा इन सारे वजीरों का। और जब इमरान खान की चढ़ाई कर दी, कादरी साहब को चढ़ाई कर दी, इंडिया के बारे में बरादराना ताल्लुक चाहते हैं, आप दोस्त हैं ना, आप क्यों छेड़ रहे हैं, आप क्यों में गुदगुदी कर रहे हैं, आप इनका ले जाए, ये इस तरह के लहजे का टाइम है भाई। वहां से बमबारी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो रही है, उधर से अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही है, आप अपना लहजा तो देखें, आप वो लहजे अख्तियार करें ना जो आप पीसीआई के बारे में या कादरी साहब के बारे में विचार करते हैं। आप इंडिया के बारे में वही लबो लहजा होता है आपका जो आपका पीपल्स पार्टी के बारे में होता है, आपका इंडिया के बारे में वही लबो लहजा होता है जो आपका अफगानिस्तान के बारे में होता है। और वो लोग वो वाज़ेह हो जाता है, प्यार मोहब्बत को उधर से बम मार रहे हैं, सरों पे शहीद हो रहे हैं आपके लोग, हमें यूं करना चाहिए, हम मसला उठाएंगे, हम आलमी फोरम पे जाएंगे। और ये तो बातें मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये 6 सितंबर को 14 अगस्त को जो आपने जज्बा देखा था कौम का, वो कहाँ कौम खड़ी है, कायदीन आपके कहाँ खड़े हैं, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, ना सोच मिल रही है, ना उनकी जबानें मिल रही हैं, ना उनके बयानात मिल रहे हैं, टोटल डिस्कनेक्ट। अवाम कहीं खड़े हैं, ये हमारे हुक्मरान कहीं खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आखिर में वही बात कहूंगा, एक मुतालबा खुदा का वास्ता, ये पिछले 10 सालों में ये जो तमगे बांटे गए हैं, तमगा शुजाअत और हिलाल इम्तियाज और इन सबकी इंक्वायरी करवा के, खुदा का वास्ता वो जो हमारे मेडल्स हैं, एजाजात हैं, उनको उनकी तौकीर, उनकी इज्जत बचाएं, उनको कैंसिल करें, बोर्ड बिठा के देखें किन किन चोरों को दिया हुआ, आधे तो जेलों में पड़े हुए, जेलों में जाने वाले हैं, किसी की सजाएं माफ हुई हुई है, वो सारे कैंसिल करके उनकी तौकीर बहाल करें। ये मेरी फिर गुजारिश है दोबारा हुकूमत पाकिस्तान से, और अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।